तो अगर कोई 2,000 की भी SIP करने के लिए मेरे पास आता है या 2 लाख की भी करने के आते हैं, मैं उसको 2 घंटे लेके एज ए एजुकेशन ही समझाता हूँ सामने बिठा के। पूरी दुनिया में वो इमेज क्रिएट करनी है तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। जितना बोलोगे लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, समझ पाएंगे। लोगों को होना चाहिए कि नहीं, इसके साथ इन्वेस्ट करके वो जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिला, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। अगर लोग कम से कम डाउन साइड के साथ वो अपना डिसेंट सा पोर्टफोलियो बनाए और अपने सपनों को पूरा करें। नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आज हम द एमओडी स्पॉटलाइट में एक ऐसे एमओडी से मिलेंगे जिन्होंने S&P ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनी के साथ में अपने करियर की शुरुआत करी। वहाँ पे उन्होंने सीखा प्रोसेस और रिसर्च ड्रिवन अप्रोच के बारे में। यही अप्रोच उन्होंने अपनी एमओडी बिजनेस की फाउंडेशन बनाई। अहमदाबाद से चालू हुई कहानी और आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स हैं। इनके सफ़र का हर कदम ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ रहा है। लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ अ राइजिंग स्टार अभिषेक विरमगानी। वेलकम टू द एमओडी स्पॉटलाइट शो अभिषेक। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी इन चेन्नई। इट्स लवली टू बी हियर। श्योर। पहली बार आप चेन्नई? हाँ, मतलब जब मैं बहुत छोटा था तब पूरा फैमिली हम लोग पूरे साउथ इंडिया टूर में निकले थे एग्जैक्टली, बट आई वाज जस्ट 5 और 6 ईयर्स ओल्ड, सो तब मुझे कुछ ज़्यादा मेमोरी याद नहीं है, बट दिस टाइम इट्स रियल। यहाँ का साउथ इंडियन खाना खाया भी आपने? आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में मेंदू वड़ा ट्राई किया, इट वाज जस्ट यम। गुड गुड गुड। एंश्योर वी हैव अ साउथ इंडियन थाली ऑल्सो। आई कांट मिस इट। ग्रेट। तो एक बात बताओ अभिषेक यार, आपने जर्नलिज्म में पढ़ाई करी, उसके बाद आप S&P ग्लोबल में आपने काम किया, तो भाई MFD कैसे बन गए? सर चीज़ ये है कि जब मैंने जर्नलिज्म किया मास कॉम, वहाँ पे वी हैड अ सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स था, तो तब से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पड़ रहा था। बट उससे भी थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो जब मैंने 12th पास आउट किया तब मैंने क्लासेस किए थे इंग्लिश स्पीकिंग के। फोकस वही था कि इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ानी है, पर वहाँ पे जो सर थे उन लोगों ने हमें इवन इन्वेस्टमेंट भी सिखाया था। एक टॉपिक ऐसा था कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है और आप कैसे ऐसे वेल्थ बना सकते हैं। तो तब से मुझे अभी भी याद है कि वो HDFC टॉप 200 फंड, टॉप 100 फंड वगैरह उस ज़माने में हुआ करते थे। अभी तो नाम बहुत बदल चुके हैं, पर तब से एक पैशन था कि यार वेल्थ तो बना सकते हैं इसमें। तब वो भरोसा नहीं था कि एज ए करियर भी इसको चूज़ कर सकते हैं, तो तब थोड़ा सीख लिया था और वो माइंड में हमेशा रहा था कि यार वेल्थ तो बनानी है। आई डोंट बिलोंग टू अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली दैट टाइम, पर तो था मन कि अच्छी यू शुड बी वेल्दी इनफ कि एक अच्छा पैसा बनाओ। तो फिर वो क्लासेस किए, उसकी भी हेल्प की। तब से मैंने थोड़ा रिसर्च अपने और से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था और फिर जाके S&P ग्लोबल में मेरे को करियर मैंने स्टार्ट की वहाँ पे 2009 में। वहाँ पे क्या होता था कि मैं न्यूज़ एंड रिसर्च टीम में था, तो S&P ग्लोबल के पास दुनिया की हर एक बड़ी कंपनीज का सभी फाइनेंशियल डेटा होता है। तो वहाँ पे न्यूज़ रिसर्च करते करते कौन से ETFs है, कौन से म्यूचुअल फंड है, हर एक कंपनी का फाइनेंशियल डेटा था। तो एक बहुत सा इंटरेस्ट था कि रिसर्च फील्ड में कि कुछ ऐसा करना है जो नॉर्मल लोगों को पता ना हो, कुछ हम ऐसे एक्सपर्टीज इनसाइट वहाँ पे दे पाए किसी को। और दूसरी चीज़, S&P ग्लोबल में जब मैं था तो वहाँ पे क्या होता था कि जो US के छोटे छोटे स्कूल में जाते बच्चे, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को, वहाँ पे वो लोग ऐसे लिखवाते थे कि वहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे लिखवाते कि मेरा भारत महान पे ऐसे लिखो, या पिजन पे लिखो, या पिकॉक पे लिखो, छोटे बच्चे होते थे। पर वहाँ पर ऐसा है, अर्ली एज में इतनी अवेयरनेस है US में कि वो लोग लिखवाते कि 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा तू, राइट। तो वो जो ऐसे लिखते थे उसको मैं रेट करता था और वहाँ से भी मेरा नॉलेज बहुत ही बढ़ता गया कि कैसे लोग इतने छोटी एज में से वहाँ से ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो लगा कि इंडिया में बहुत ही स्कोप है, जो जिस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत, अगर अनलेस यू डू MBA फाइनेंस ओनली तभी आपको नॉलेज मिलता है कि यार फाइनेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। वरना अगर आपने आर्ट्स लिया, साइंस लिया, कुछ सिंपल सा कॉमर्स लिया तो आपको नॉलेज फाइनेंस का आता ही नहीं है, एंड देन पीपल मेक मिस्टेक। तो वो एडवांटेज मेरे को आता गया और देन मुझे हमेशा डर था कि मैं एज अ करियर इन्वेस्टमेंट लूँगा। मैं गाइड करता रहता था अपने दोस्तों को कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रही है, पैसे ऐसे ही सड़ रहा है सेविंग्स अकाउंट में। पर फिर वन डे आई रियलाइज़ कि मेरा खुद का पोर्टफोलियो मैंने डिसेंट बना दिया था, कि वो रिस्क मेरे पास ना आ रहा है कि कल जाके अगर मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि हाई इनकम में अर्न कर पाऊँगा कि नहीं ये करियर से। बट देन व्हेन माई पोर्टफोलियो बिकम डिसेंट इनफ कि मैं अभी रिस्क लेने की कगार पर आ चुका हूँ, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ द फील्ड वेयर आई वांट टू बिलोंग, और मेरी पैशन हमेशा इसी में थी। तो देन आई स्टार्टेड दिस एज अ करियर। फैंटास्टिक यार। शुरुआत के बारे में बताइए थोड़ा, आपने जब चालू किया क्या चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से चालू किया, पहला साल कैसे निकला?
पहला साल मैं वही सोच रहा था, मैंने बहुत रिसर्च किया कि ये फील्ड में मैं जा रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा, पेपर वर्क कितना है, डिजिटल। तो लकीली मैंने पहले ही टाइम से एसेट प्लस से टाई अप कर लिया था, मैंने कभी एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट ही नहीं किया। एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक, बिकॉज मैं एक ऐसी कंपनी में मेरी पूरी करियर रही थी जहाँ पे मुझे टैक्स से भी था, मुझे वो पेपर वर्क, टिपिकल सिग्नेचर, ये मिसमैच हो जाए, वो मिसमैच है, वो चाहिए ही नहीं था। सो आई वॉज अ टेक गाई फ्रॉम डे वन। तो मुझे वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री और एडवांटेज लगा कि मेरे को वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑफिस के धक्के या मिसमैच कुछ हो जाए उसके लिए रिजेक्शन आए, वो चाहिए नहीं था। सो देन स्टार्टिंग जैसे मेरी शुरुआत ही मैंने कहीं और से नहीं, एसिड प्लस के थ्रू आई, बहुत ईजी ऑन बोर्डिंग रहा। डिफ़िकल्ट सेट तब होता है जब क्लाइंट एक्विजिशन के लिए आता है। सो मेरी जो करियर थी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, घर में ही मेरा ऑफिस जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में कर रहा था, वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। जो ऑफिस तो उसको एक डेस्क लगा दिया, लैपटॉप ले लिया, जो ज़रूरी खर्चे थे वो कर दिए कि मेरे को टैक्स से भी तो लैपटॉप चाहिए, एक अलग स्क्रीन चाहिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए, वो सब मैंने रख दिया। सो डिसएडवांटेज सेकंड वो आया कि ऑफिस नहीं है, लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले लोगों को वही घर से करा कल जाके बंद कर देगा, वो हमेशा रहता है। तो फिर मैंने जो मेरी कंपनी थी उसका नाम क्रिएट कर दिया, मेरे बच्चे के नाम से ही कंपनी क्रिएट की है, तो मुझे वो चाहिए था कि मैं वो एथिकल रहूँ ज़िंदगी भर, कभी उसके नाम से ऐसा ना हो कि मुझे कुछ सुनना पड़े, राइट। तो मेरे बच्चे के नाम से ही मैंने कंपनी आराम इन्वेस्टमेंट बना दी। सेकंड चीज़, वेबसाइट क्रिएट कर दी। अब वो बहुत ज़रूरी है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आजकल सभी चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, कोई भी सर्च करेगा, ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो वेबसाइट हो तो ज़रूर है। तो एक अच्छी सी वेबसाइट मैंने और मेरी वाइफ ने ही साथ में बना के, कोई एक्सपर्ट इज एडवाइस, वी डिडंट वांट टू स्पेंड बजट ऑन स्टार्टिंग से ही कि यार खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम कम है। सो वेबसाइट भी क्रिएट कर दी। थर्ड चीज़ हमने करी वो थी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। अब घर पे बैठे ना बहुत मुश्किल है, घर पे गूगल वाले इतनी इजीली अप्रूव नहीं करते कि आप गूगल माई बिजनेस होम में रहो फिर भी डाल दो, बट वी डिड ऑल दैट। जो भी जहाँ पे बोर्ड लगाना हो, इवन फ्लैट था फिर भी लगा दिया, बार भी लगा दिया, और वो भी अप्रूव हो चुका। पर फिर भी कभी कभी लोग आते थे तो सोचते थे कि यार ये घर से ही कर रहा है, गूगल पे दिखता तो एड्रेस पर फ्लैट में, एंड ऑफ द डे जहाँ पे आते हैं वहाँ पे फ्लैट अपार्टमेंट होता है। पर फिर भी लोगों को कंपेयर टू जस्ट घर से कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है उससे बेटर जो ट्रस्ट आना चाहिए वो आया कि गूगल पे है। तो वैसे भी स्टार्टिंग कर दिया। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली रेफरेंस से क्लाइंट्स आते थे कि रिश्तेदार हो, जो नेबर में ले रहे हो वो लोग आ रहे हैं। पर धीरे धीरे जैसे ही जर्नी आगे बढ़ती गई, लोगों को मैं कंटेंट क्रिएशन में भी अच्छा खासा काम करता हूँ। मुझे जो भी अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए चीज़ें होती है वो रखता रहता हूँ, बजट रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, टैक्स रिलेटेड हो, ताकि लोगों तक दूर तक बात पहुँचे। तो वैसे जर्नी स्टार्ट रही है और बहुत अच्छी जा रही है। तो अभिषेक भाई, आपने कंटेंट की बात करी और मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, आपने छोटे वीडियोस भी बनाए, बड़े वीडियोस बनाए, और ज़्यादातर गुजराती में, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। सो आशीष जी, गुजरात में मनी इज़ द फर्स्ट थिंग। गुजरात में लोगों के खून में, जहन में है कि पैसा, ठीक है, मनी माइंडसेट डेफिनेटली है गुजरात। मोस्टली द एजुकेटेड वन, द उद्योगपति है, वो सारे गुजराती आप जानते हो, राइट। तो लोगों को बहुत मैटर करता है कि पैसे के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करो। अभी तक क्या होता था कि लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते, इंश्योरेंस पॉलिसी एज ए नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देते थे। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया उसमें से बहुत मेरी रीच भी बढ़ रही है कि लोग चाहते हैं कि इतना हमें क्लियर थॉट्स के साथ क्लैरिटी मिले इन्वेस्टमेंट फील्ड में। तो और दे प्रीफर कि गुजराती लैंग्वेज में हो, उसको हिंदी या इंग्लिश का नहीं चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए कि क्या कह रहा है ये बंदा, ठीक है। तो मैं गुजराती में ही ज़्यादा, मैंने ट्राई किया पहले इंग्लिश में भी करना, पर फिर लिंक्डइन के लिए थोड़ा फिर भी अच्छा रहा क्योंकि मेरा लिंक्डइन ऑडियंस इज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ पे गुजराती ऑडियंस बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने पहले फोकस करता हूँ गुजरात पे ही है। नो डाउट मेरे क्लाइंट्स राजस्थान में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, इंडिया में भी बहुत स्टेट्स में है, पर मेन कोर ऑडियंस और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो गुजरात में है। तो मैंने सोचा आई वांट टू फोकस ऑन गुजराती लैंग्वेज फर्स्ट, और फिर मैं धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश पे शिफ्ट करूँगा। नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया अभिषेक कंटेंट को लेके। अब आप ये बताइए, कंटेंट आप बनाते कैसे हैं? हु हेल्प्स यू? सो मेरी जो टीम है उसमें मेरे बहुत सारे मैं इंटर्न्स लेता हूँ। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँ क्योंकि उन लोगों को भी बहुत नॉलेज चाहिए होता है, और आजकल सभी कॉलेज में ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया कि आप इंटर्नशिप, रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस लो। तो और मेरे बजट में भी फिट बैठता है। अगर मैं पूरा एम्प्लॉय ले लूँ तो इट्स बिट हैवी ऑन माई पॉकेट। तो आई गेट मोस्टली इंटर्न्स, उन लोगों को भी सीखना मिलता है, एक नॉलेज मिलता है, और आगे जाके शायद वो भी इस फील्ड में आना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट में है, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में, तो उन लोगों को बेसिक फील्ड वहाँ पे मिल जाए।
तो मैं खुद भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, मेरी टीम के साथ भी करता हूँ, हम साथ में मिलकर रील्स बनाते हैं क्योंकि रील्स की रीच बहुत होती है। तो वी ट्राई टू क्रिएट कि कुछ फ़नी या कुछ ऐसे कंटेंट ऐड करके मैसेज मिलना चाहिए लोगों को कि भाई सपोज सेफ्टी के लिए रखना है पैसे, लोग सेविंग्स अकाउंट में रख देते हैं, बट वी क्रिएट रील कि नहीं यार आर्बिट्रेज फंड क्यों नहीं करते, राइट। तो लोगों को जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो फन वे में, दूसरे नए नए चेहरे आते हैं तो लोग देखते भी है। समटाइम मेरे चेहरे ही देख के बोर हो जाते होंगे, पर अलग अलग चेहरे दिखने तो उन लोगों को भी मिलता है और नॉलेज भी मिलता है। तो हम इस तरीके से पहले टॉपिक डिसाइड करते हैं, फिर थीम डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन किस पे अच्छा बोल पाएगा। तो उन लोगों को भी मौका मिलता है। इतना परफेक्ट शूटिंग नहीं हो पाता है पर वी ट्राई। नहीं, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया, बट वी ट्राई। नाइस। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, है ना। आप S&P ग्लोबल में काम करते थे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कंपनीज इन वर्ल्ड। तो फैमिली वॉज ओके कि आपने अच्छा खासा बढ़िया कंपनी में जॉब छोड़ के MFD बन गए? नहीं, ऑनेस्टली बताओ बहुत ही प्रेशर था, बहुत ही था कि ये डिसीजन क्यों। मैंने यू कैन अच्छा खासा कमा रहा है, कॉर्पोरेट जॉब है, वीकेंड ऑफ मिलता है, कुछ टेंशन ही नहीं है, और वर्क फ्रॉम होम था तो एक ही दिन में ऑफिस जाना पड़ता था, वो भी बहुत ही कूल था। पर जो होता है ना कि पैशन दिल में होती है कि यार जिसमें तुम्हें रात को नींद नहीं आए, ऐसा कुछ था। वो था कि इन्वेस्टमेंट फील्ड, मनी, और जो तुम दूसरी की लाइफ को अफेक्ट कर पाते हैं ना, ये फील्ड में से हम किसी की लाइफ सुपीरियर बना सकते हैं, उसको राइट गाइडेंस पे डाल सकते हैं। और दूसरा तो होता है कि अपने ऊपर बॉस नहीं चाहिए, अपने खुद क्यों ना बॉस बने जब किसी चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो फैमिली में बहुत ही डर का ही माहौल था, सीरियसली। खौफ ही था कि ये फील्ड में, और मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था नहीं। मेरे क्लोज फ्रेंड्स में आई एम वेरी चिल्ड गाय एंड एवरीथिंग, पर जो होता है ना कि सबके साथ घुल मिल जाता है या कभी भी हर दूसरे दिन फ़ोन करता है अपने फ्रेंड को, वो टाइप का मैं इतना था नहीं। तो और ये फील्ड में बहुत ज़रूरी है कनेक्शंस होना, रिश्ते होना। ये फील्ड में अगर आपको रीच आउट करना है तो कुछ वो संबंध हो, रिलेशन हो, तो हम इजीली रीच आउट कर सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को लग ही रहा था कि ये डाउटफुल थे, बेसिकली पूरे ही डाउटफुल थे कि ये सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव वर्ड था टेक्निकली, नॉट थ्राइव। पर थैंकफुली मेरे को ह्यूज सपोर्ट था मेरी वाइफ के, राइट। मेरी वाइफ है, वो भी 15 साल से एक कंपनी में अच्छी जॉब करी है, शी इज़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस कंपनी में है। और जैसे मेरे को ही एग्जांपल था कि मुझे कॉर्पोरेट करियर मिला, उसकी जो मैंने सीखे कि SOP क्या होता है, कैसे किसी को रीच आउट कर सकते हैं, दूसरा स्टेज क्या होता है, तीसरा स्टेज क्या। शी इज़ ऑल्सो इनटू फील्ड ऑफ ISO सर्टिफिकेशन, तो वहाँ पे भी शी ऑल्सो हैड क्लैरिटी कि कैसे कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो वी वर लाइक ए टीम, हस्बैंड एंड वाइफ लाइक ए टीम। सो जैसे ही छोटे छोटे फ्रॉम डे वन अगर आप प्लान कर रहे हो कि वेबसाइट बनाना है, गूगल में बिजनेस करना है, कंपनी का लोगो भी, वी हैव सेट लोगो एज वेल फ्रॉम डे वन कि भाई आरव इन्वेस्टमेंट का लोगो वही, अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो वही लोगो आना चाहिए। सो वी वर वेरी क्लियर कि सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, करना ऐसे है कि लोगों को, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी बैठा हुआ बंदा सिर्फ एक वीडियो देखकर उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं मैं इसके साथ मेरा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, भले कोई भी रिलेशन ना हो। तो सो अगेन मेरे स्टाफ में जो इंटर्न्स वर्क करते हैं, मेरी वाइफ जैसे मैंने बताया, सो वी वर लाइक ए टीम, और फिर उसी मिशन पे हम खड़े हुए हैं जज्बे के साथ। दिस इज़ ग्रेट यार। तो आपकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी 3 Idiots वाले फरहान जैसी दिख रही है। क्लोज। वंडरफुल। थोड़ा और पीछे चलते हैं। जस्ट टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, आप कहाँ के हैं, वेयर वर यू बोर्न, हाउ आर योर पेरेंट्स, व्हाट डू दे डू? श्योर। सो मेरी जर्नी रही वो गुजरात में एक भावनगर करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी 50 किलोमीटर दूर अलंग शिपयार्ड करके एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहाँ से उसके बाजू में एक गांधीयन संस्था है बेसिकली, जो गांधीयन फिलोसॉफी पे चलती है। वहाँ पे सब लोग खादी पहनते हैं, गौशाला होती है जहाँ पे वहाँ का ही दूध होता है, और बेसिकली खेती बाड़ी रिलेटेड वहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं। और मेरे पेरेंट्स से वहाँ पे टीचर थे, तो जो एथिक्स होने चाहिए ना एज ए टीचर, वो हमेशा मेरे में आए बचपन से कि यार क्या है खादी पहना, नीयत साफ़ होनी चाहिए, वो सब बचपन से ही मुझे वो एक्सपोजर मिला। और पढ़ाई में भी मैं ठीक ठाक था वहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स टीचर थे तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा प्रेशर था ही पहले से कि यार पढ़ाई में तो अच्छा बनना ही है। तो वो बचपन बहुत ही एकदम हम्बल बैकग्राउंड में निकला, जहाँ पे कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं था या स्पेंडने का ऑप्शन नहीं था, रिसोर्सेज ही नहीं थे वहाँ पे। मतलब एक बेसिकली कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलती थी। इतना छोटा सा गांव था जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ गांव की थी वो 100 लोग, इतना छोटा गांव। सो कोई एक्सपोजर दुनिया क्या होती है, मुंबई अहमदाबाद क्या है, कुछ पता ही नहीं था। पर सिर्फ इतना था कि हम्बल बैकग्राउंड है और सपने थे, टीचर्स थे, तो थोड़ा ओपन माइंडसेट होता है कि नहीं यार कुछ भी करना है एजुकेशन के लिए या ग्रोथ के लिए, हम रोकेंगे नहीं। तो वो एक हम्बल बैकग्राउंड मुझे बचपन में मिला। देखिए, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली छोटे गांव से थी,
उस टाइम पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट क्या थी और अभी कुछ फ़र्क पड़ा है क्या उसमें? सो मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, छोटे से गांव में रहते थे, तो तब ट्रेडिशनली वो फिक्स डिपॉजिट टाइप ही इन्वेस्टमेंट करते थे कि सेफ्टी चाहिए और रिस्क नहीं चाहिए। फिर जैसे ही हम लोग ने भावनगर शिफ्ट किया, एक छोटा सा सिटी है गुजरात में, वहाँ पे उसको अच्छा एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया जिसने बताया कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको इसमें फिक्स डिपॉजिट से अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। और लकीली वो स्मार्ट इनफ कि उसने आर्बिट्रेज फंड टाइप ऑफ फंड और थोड़ा सा हाइब्रिड फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करवाया। तो क्या रहा कि रिस्क का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अप्स डाउन ज़्यादा प्योर इक्विटी फंड, स्मॉल मिड कैप फंड में आता है, वो एक्सपोजर नहीं मिला और वो लोग लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे और बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला उन लोगों को। सो सैडली द डिस्ट्रीब्यूटर इज़ नो मोर, बट उसकी बहुत ही हम अभी भी अप्रिशिएट करते हैं कि उसने जो लाइफ में चेंजेस लाए, जो अच्छा खासा ग्रोथ पीरियड उस टाइम पे बहुत अच्छा था थैंकफुली, तो वो एक्सपोजर मिला और उससे अच्छी खासी वेल्थ भी बनी। तो फिर जो एक ही प्रॉब्लम था कि जब मैं बना डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र बना म्यूचुअल फंड का, तब मैंने देखा कि थोड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी है तो जैसे ही मुझे फाइनेंशियल नॉलेज इसमें ज़्यादा आया, मैंने तुरंत ही सरेंडर करवाया कि इससे निकल ही लो, इसमें कोई वेल्थ क्रिएशन होने वाला नहीं है और तुरंत ही सरेंडर कर दो। तो उसके बाद से तो फिर कोई दिक्कत रही नहीं। क्लियर हाइब्रिड पोर्टफोलियो अच्छा डिसेंट रिटर्न दे रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टेड है, तो वो अभी डर रह ही नहीं रहा है। नाइस, वेरी नाइस यार। बट एक बात बताइए अभिषेक, जैसा आपने बोला खासकर गुजरात के बारे में, लोगों को पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, बट इज इट द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग? एक कमाने की इच्छा एक अलग बात होती है, बिजनेस खड़ा करने एक अलग बात होती है, लेकिन इन्वेस्ट करना एक अलग बात होती है। यहाँ पे आपको गैप दिखे क्या लोगों की अंडरस्टैंडिंग में? आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात। है, डेफिनेटली है। गुजरात में ज़्यादातर लोग जो भी थोड़ा भी अफ्लुएंट फैमिली है, दे ऑल्सो प्रीफर कि रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट। और गुजरात में एज यू नो बहुत ज़्यादा फोकस ग्रोथ पे है और अमित शाह मोदी जी का जो फोकस है गुजरात पे भी बहुत रहा है अभी तक, तो रियल एस्टेट भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। पर फिर भी आई टेल देम कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। रियल एस्टेट इज़ नॉट लिक्विड इन्वेस्टमेंट, आपको कभी भी निकालने की आएगा ज़रूरत तो आप उसी में से इजीली नहीं निकल पाओगे। और अभी लास्ट 1-2 ईयर से थोड़ा मार्केट सेचुरेटेड हुआ है और दे फील द पिंच कि यार यहाँ पे रेंट भी नहीं मिल रहा है और अप्रिशिएशन भी इतना जो पास में रहा इतना भी नहीं है। तो लोगों को माइंडसेट हम ट्राई करें कि पूरा चेंज करने की, कि आप ज़्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट ना करो, एटलीस्ट आपका बेसिक्स है वो लिक्विड पोर्टफोलियो में करो। जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आप चूज़ करना चाहो यू कैन चूज़, पर इलिक्विड इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप फंस जाओ उसमें, क्योंकि यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड प्राइस जब सेल करना होगा। तो माइंडसेट लोगों के बदल रहा है, पर मोस्टली पीपल आर इन्वेस्टर, वो ट्राई करते हैं कि म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, सभी में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करते रहें। इसमें आप मुझे एक बात बताइए अभिषेक, गुजरात एज यू ऑल नो काफ़ी चीज़ में काफ़ी एडवांस्ड जगह है, वहाँ पे आई एम श्योर काफ़ी सारे और भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। व्हाट इज़ योर वैल्यू प्रपोजिशन? व्हाट डू यू डू विच यू थिंक इज़ डिफरेंट देन व्हाट अदर्स डू और अदर्स ट्राई टू डू? एब्सोल्युटली, हम जब से हमने ये बिज़नेस में आया, हमने क्लैरिटी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा है कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी नाम इतने कॉमन हो चुके हैं आजकल कि सब लगता है कि हमने एसआईपी स्टार्ट कर दी, और आजकल इंश्योरेंस में भी एसआईपी नाम से हो रहा है। लेट मी टेल यू, लोग आते हैं मुझे बताते पोर्टफोलियो कि हम भी एसआईपी चालू है, मैंने बोला ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये जो एक्चुअल म्यूचुअल फंड एसआईपी दैट इज़ डिफरेंट थिंग एंड ये डिफरेंट थिंग। तो अगर कोई 2000 की भी एसआईपी करने के लिए मेरे पास आता है या 2 लाख की भी करने के आते हैं, मैं उसको 2 घंटे लेके एज अ एजुकेशन ही समझाता हूँ सामने बिठा के कि देखो भाई म्यूचुअल फंड ये है, एसआईपी और लमसम में ये डिफरेंस है, इंडिया की जो मार्केट की हिस्ट्री है वो ऐसी रही है। सबसे पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कोविड टाइम का, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं पहले ही सुनाता हूँ कि आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, आपके 6 लाख बन सकते हैं, ये पॉसिबल अगर आप प्योर इक्विटी फंड में जा रहे हैं तो ये तैयारी हो तो ही मैं आपको ऐसे अग्रेसिव फंड सजेस्ट करूँ, वरना वी कैन गो फॉर हाइब्रिड पोर्टफोलियो। वो क्लैरिटी मैं पहले ही दे देता हूँ ताकि उसको वो मसल मेमोरी रहे कि यार ये भी हो सकता है। फिर वो सडन शॉक जब आता है ना, अब नॉलेज ही ना हो तो ज़्यादा फटका पड़कर वो लोग सेल कर देते हैं। तो मैं सबसे गंदे एग्जाम्पल पहले ही देता हूँ कि ये हो सकता है, तो प्रिपेयर्ड रहो। देन दे रियलाइज़ कि नहीं, ये जो लॉन्ग टर्म का 10-12-15% रिटर्न निकला है वो कोविड के साथ भी निकला है और कोविड की वजह से ही अच्छा निकला है। कोविड नहीं होता तो आपका रिटर्न एवरेज 10% ही आ जाता, राइट। वो टाइम के जो आपको बाइंग प्राइस मिली, एसआईपी जा रही थी, अगर वो नहीं होता तो आपका रिटर्न 10% ही होने वाला था। तो मुझे बोलने में आई डोंट स्पीक लव टू स्पीक दैट मच, पर वो मैं 2 घंटे पूरी ईमानदारी से समझा देता हूँ कि भी ये रहने वाला है, ये तैयारी हो तो ही हम
प्योर इक्विटी फंड में जाए, वरना हाइब्रिड फंड और वगैरह। तो वो नॉलेज, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी की भाई ये है, हम कैसे कमाते, पीपल ऑल्सो टेल दैट। और थैंकफुली अभी तो आखिरी 6 महीने में बहुत ग्रो वाले, एंडी मनी वाले, एंजल वाले क्लाइंट भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमने वीडियो में पूरा बताया कि देखो इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये बेनिफिट है, आपको क्या चाहिए, आपको 50 पैसे को कमाना है तो आप खुद ही करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पर फिर अगर आपको वो नहीं है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको वो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंट के साथ बताएंगे कि कैसे मार्केट में कहाँ पे कैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करना चाहिए, ताकि आपको वो जो नीजर रिएक्शन आता है ना वो ना आए। तो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, फिर भी कोई होता है कि जो मार्केट डाउन हो, एक फ़ोन तो करता ही है, पर दैट इज़ द जॉब ऑफ आवर्स की तब उसको समझाए कि भी संभल रहो। गिव मी सम एग्जांपल्स जहाँ पे आपको लगा कि यार कुछ मज़ा आया काम करके, एनी क्लाइंट स्टोरीज यू हैव। हाँ आशीष सर, श्योरली। एक सडनली एक अर्ली मॉर्निंग में ऑफिस जा रहा था, रास्ते में मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और एक थरथराती सी हुई आवाज़ में एक सीनियर सिटीजन ओल्ड लेडी का कॉल था। उसने बोला कि आरब इन्वेस्टमेंट्स, गूगल से ही किया होगा शायद, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ। तो बोल रही कि L&T म्यूचुअल फंड का नाम कुछ बदल चुका है अभी क्या? मैंने बोला हाँ आंटी बदल चुका है क्या? कि नहीं, और वो फ़ोन रखने ही जा रही थी। मैंने बोला बताइए आपको कुछ क्वेश्चन हो तो मैं आंसर दे सकता हूँ। तो फिर उसने बताया कि मेरे पति का इन्वेस्टमेंट था और स्टेटमेंट में तो L&T म्यूचुअल फंड ही दिख रहा है, पर अभी शायद कुछ बदल चुका है और मुझे कुछ नॉलेज उसका नहीं है, और मेरा जो एडवाइज़र था म्यूचुअल फंड वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो मैंने बोला सॉरी आंटी, बट आप ऐसा हो तो ऑफिस है, आप कहाँ पे रहती है? तो उसने बोला मैं यही एरिया में रहती हूँ, और वो मेरा ऑफिस से नज़दीक ही था। तो फिर वो आई ऑफिस में मिलने के लिए। सीनियर सिटीजन ने फिर भी ऑटो करके आई। उसने बताया कि मुझे मेरे पति का डेथ हो चुका है और मुझे पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कहाँ है। मेरा एक ही सन है, वो यूएस में रहता है, तो वो कुछ मैनेज भी नहीं कर पाता और वो टाइम नहीं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने बोला ठीक है आप, और इतना शेटर्ड था इन्वेस्टमेंट, कहीं पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर रजिस्टर नहीं था, नॉमिनी का ठिकाना नहीं था, और आंटी को खुद पता नहीं था कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसके पति ने किया, क्योंकि सीनियर सिटीजन थे, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। फिर हमने पूरा आंटी को बताया कि आप चिंता ना करें, हम आपको पूरी हेल्प कर देंगे। और मैंने चेक किया कोई और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर था, पर वो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, तो वो भी ब्लॉक था। फिर हमने धीरे धीरे म्यूचुअल फंड कंपनी को फ़ोन किया, आंटी को। आंटी फ़ोन में भी अच्छे से बात नहीं कर पाई क्योंकि सीनियर सिटीजन थी, तो उसको कम्युनिकेशन सब इशू रहता था। तो हमने हर एक ऑफिस को फ़ोन किया जहाँ पे भी ज़रूरत है। वो आंटी को हम कार में लेके गए हर एक AMC ऑफिस में, उसका जो भी नॉमिनी सॉर्टेड किया, फ़ोन ईमेल आईडी सॉर्टेड किया। जब हमने एग्जैक्ट टैली किया तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट उसके हस्बैंड ने किया हुआ था। तो आंटी को खुद बहुत खुश हुआ कि नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना पिछले सालों के लिए सॉर्टेड है। वो हुआ। फिर उसने ऑब्वियसली बहुत आशीर्वाद दिए। फिर जब एक सब चीज़ें सॉर्ट हुई तब नेक्स्ट ही दिन उसका बर्थडे था, तो हमने उसको ऑफिस में बुलाया, हमारे स्टाफ ने, साहब ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मतलब जो तसल्ली होती ना दिल में कि यार ये सही में काम किया, तो उसने बहुत आशीर्वाद दिया हमें उस टाइम। और फिर उसने चेंज ऑफ ब्रोकर भी पूरा इन्वेस्टमेंट हमारे अंडर ट्रांसफ़र कर दिया, पर इट वाज हर विश। तो पर कभी कभी वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो बहुत कम ऐसे होता है। नहीं, आई कैन इमेजिन यार, आई एम गेटिंग गूज बम्स। बट ये कई बार कुछ अलग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो कभी कुछ ऐसा रहा कि आपने जहाँ क्लाइंट को बोला कि नहीं भाई तुम्हारे साथ में काम नहीं कर सकता मैं? हाँ मतलब भी ऐसा हुआ है। मतलब चीज़ ऐसी थी कि लास्ट ईयर जब मार्केट बहुत ही यूफोरिया फेज में था, सबको लग रहा था कि मेकिंग मनी इज ईजी, स्मॉल कैप मिड कैप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है, हर साल 30% निकल जाता है, वो वाला सीन था। तो अननोन लोगों के फ़ोन आते थे कि हमें स्मॉल कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है। मैं क्लियरली बताता था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए गेम है, आपको ये वैल्यूएशन पे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर फिर एक अचानक दिन एक अंकल का फ़ोन आया और बोलते लास्ट ईयर के रिटर्न 30% देखे होंगे, तो बोला कि देखो अगली साल मेरी बेटी की शादी है, मुझे 20 लाख मेरे पास पड़े, तो स्मॉल कैप में डाल दीजिए कोई भी अच्छे से। मैंने बोला 1 साल में आपकी बेटी की शादी है और वो भी स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अभी इतना है कि आप शायद 20 लाख के 15 लाख भी हो सकते हैं या 18 लाख भी हो सकते हैं। तो कि नहीं ऐसा क्यों, अभी तो इतने मिले हैं, मतलब पास आखिरी 3 साल 4 साल में इतने मिले हैं। मैंने बोला हाँ, म्यूचुअल फंड का इसका मतलब ये नहीं कि 5-3 साल मिले, मतलब हर एक साल इतना ही मिलता रहेगा। तो फिर बोले तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने बोला देखो, अगर आपको रिस्क, मतलब आप रिस्क लेना चाहते हो फिर भी नहीं लेना चाहिए आपको ऑनेस्टली ये वैल्यूएशन पे स्मॉल कैप पे। आप ऐसा तो FD कर दो, 1 साल का आपका क्लियर है कि बेटी की शादी है तो FD कर लो। फिर उसने बोला ठीक है करके मायूस होकर कॉल रख दिया। और फिर सडनली ये साल मेरे को सामने से कॉल आया कि थैंक यू सर, हमने FD कर दी। ये स्मॉल कैप में लमसम में डाले होते तो 10% डाउन भी जा सकते थे और गए भी होंगे अगर स्मॉल कैप में किया। पर
ये होता है कि राइट नॉलेज, राइट एडवाइस राइट टाइम पे दो, और स्पेशली वैल्यूएशन देखना बहुत ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइस टू अर्निंग क्या चल रहा है, जीडीपी टू इक्विटी रेशियो क्या है, वो सब थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, पर अगर वही तो काम है हमारा कि वो लोगों को राइट टाइम पे बताए कि ये टाइम पे इधर एसटीपी करे या लमसम है तो हाइब्रिड फंड चूज़ करे, ताकि वो डाउन साइड प्रोटेक्शन हो जाए। तो ऐसे भी होते हैं कभी। This is fantastic, Abhishek. In fact, I think these are the reasons, or these are situations wherein we feel very good to associate with people like you. थैंक यू सो मच। अब थोड़ी बिजनेस की बात करते हैं, राइट? कितना साल हो गया आपको एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? स्टार्ट किया अराउंड 3+ समथिंग विथ एसेट प्लस, यस। 3 साल हो गए आपको। तो आपका क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी आज के डेट में क्या है? इनिशियल वाला तो आपने जो बता दिया था, आपके जो जिनको आप जानते हैं, ये जो आपने गूगल का लिस्टिंग किया, आज आप क्या कर रहे हैं? एक तो अगेन रेफरेंस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्लाइंट्स, जिस हमारा थैंकफुली क्लाइंट रिटेंशन रेशियो इज 99%, और Oh, एक wow. आध परसेंट जो गए हैं वो ऐसे ही जिनको सीरियसली रिक्वायरमेंट पड़ी थी और उसको सेल करके और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बिगड़ी थी। सो इट्स ऑलमोस्ट 99%, तो उसके रेफरेंस से भी आता है। देन अगेन लिंक्डइन इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर अस। कंटेंट क्रिएशन में हम लिंक्डइन पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स गिना जाता है अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम वगैरह, सो लिंक्डइन पे जो हम पोस्ट करते हैं वो अच्छा रहता है। सेकंड चीज़ जो मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत ही वर्कआउट कर रही है कि मेरा एक खास दोस्त और क्लाइंट भी है अपना, इज़ आरजे इन अहमदाबाद और पॉपुलर इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है। तो वी बोथ कंबाइंड, वी आर ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर्स। तो हम लोग साथ में यूट्यूब पॉडकास्ट करते हैं, इंस्टाग्राम में कोलैब करके रील पोस्ट करते हैं। तो लोगों को वो आता है कि इसके पास नॉलेज है और ये ट्रस्टेबल मैन है। दोनों को एक कॉम्बिनेशन जो मिलके हम पोस्ट करते हैं ना, तो उससे आता है कि नहीं ये जेन्युइन बंदा है। बाकी मनी ऐसी चीज़ है कि अनलेस कि भले ना अपना कज़िन कितना भी नॉलेजेबल हो ना, पर लोग अपने कज़िन थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। पर ये फील्ड में अगर ट्रस्ट बिल्डअप करना हो तो कोई आइदर यू नीड अ पर्सन हु इज़ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और जिसके लोग ट्रस्ट कर पाएंगे। अगर ये बोल रहा है लाखों लोगों के सामने तो कुछ होगा। सो वो भी मुझे हेल्प कर रहा है। फिर थोड़ा थोड़ा फेसबुक से भी वर्कआउट हो रहा है, और टेक्निकली मेनली सोशल मीडिया ऐसे वर्कआउट कर रहा है मेरे लिए। तो आप एक बात बताइए, मान लीजिए यदि आप आज काम चालू करते हैं, आज आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो ऐसी क्या एक दो चीज़ें हैं जो आपको लगता है वो गलती आपने करी थी, आज आप वो रिपीट नहीं करेंगे? एक ही है कि मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पहले दिन से, या उससे भी पहले बन गया होगा तो इट वुड बी 10 टाइम्स ओल्डर। बट एक्सट्रोवर्ट बनना ये फील्ड में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके फैमिली से क्लाइंट्स है तो कितने ही ला पाओगे। सही बात है। पर आपको पूरी दुनिया में वो इमेज क्रिएट करनी है तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। बोलने के अलावा गुजराती में कहते जो है ना, बोले ना बोर वेचाई, मतलब आप जितना बोलोगे लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, समझ पाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि यूपी में बैठा हुआ लोगों को क्या पता है हु इज़ अभिषेक वर्मा, नोबडी नोज। पर वो मुझे मेरी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि ये जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है ना, कंटिन्यूसली हम पोस्ट करें तो उससे। और ऑब्वियसली ऑफिस एक डेफिनेटली अगेन एडवांटेज है। जैसे मैं घर से कर रहा था और ऑफिस से कर रहा हूँ, तो लोगों को अगेन ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि नहीं ये ऑफिस अच्छे एरिया में। और मैंने ऑफिस में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अहमदाबाद की वही जगह चूजी थी जहाँ पे अगर कोई कार लेके भी आवे तो पार्किंग मिले। अगर वो नहीं होता तो लोग आते ही नहीं है। जो HNI क्लाइंट दे वांट कि वहाँ पे एटलीस्ट पार्किंग तो मिले जहाँ पे मीटिंग के लिए आते हैं, वरना मुझे ही पूरे अहमदाबाद में घूमना पड़ता मीटिंग्स के लिए। तो वो थोड़ा खर्चा रहता है, एक्सपेंसेस रहता है, पर इवेंचुअली इट टर्न्स आउट टू बी प्रॉफिटेबल। इंटरेस्टिंग। व्हाट इज़ योर विजन अभिषेक? अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में क्या करना चाहते हो आप? एक तो है कि आरब इन्वेस्टमेंट्स को अहमदाबाद की टॉप 10 कंपनीज बनाना ही है डेफिनेटली, कुछ भी हो जाए। बट दैट्स अपार्ट फ्रॉम मनी एंगल, लोगों को होना चाहिए कि नहीं इसके साथ इन्वेस्ट करके वो जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिला, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। अगर लोग कम से कम डाउन साइड के साथ वो अपना डिसेंट सा पोर्टफोलियो बनाए और अपने सपनों को पूरा करें, तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना, अभी मेरे 1 साल में मैं 10 लाख कम कमाऊँगा या ज़्यादा कमाऊँ, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी आर वो हिसाब से हम सेट है। पर लोगों की जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है ना, दैट काउंट्स। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कर्मा पेज। अगर आप जो करते हो वो आपको वापस से मिल नहीं वाला है, अच्छे फॉर्म में या बुरे फॉर्म में। तो लोग हमारे साथ टिके रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ उनका भी हो। हमारा टैगलाइन वही है कंपनी का, ग्रो योर वेल्थ विथ अस। सो वो तो हमेशा काम में आएगा ही। फील्ड में स्ट्रेस भी रहता होगा ना? रहता है, मतलब पर ये इसमें पैशन ऐसी ना कि मैंने
कभी कभी रात के 12 बजे के कॉल भी लिए हैं ये फील्ड में, कभी सोचा नहीं था कि लेना पड़ेगा और लगा था कि टॉर्चर ही होगा, पर अभी मज़ा आ रहा है। अभी कोई कोई जैसे गुजरात में बहुत NRI कम्युनिटी होती है, तो उनके पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे US कनाडा से यहाँ पे होते हैं, और उन लोग वो चाहते कि उन लोग के लिए इन्वेस्ट करना है। तो वो कभी बोलते कि इंडिया टाइम में हमारा रात को 11 बजे 12 बजे ही आएगा या अर्ली मॉर्निंग आएगा, तो आई गेट रेडी कि हाँ वी कैन डू दैट, उसमें कोई ऐसा नहीं है, तो वो भी कर लेते हैं। पर इसमें पैशन है तो कुछ वो इशू नहीं रहता, सो इतना कुछ स्ट्रेसफुल नहीं है। बट जब भी कुछ प्लानिंग करता है तो उसमें बहुत ही हम फोकस करते हैं कि किसी का भी पोर्टफोलियो बना रहे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लम्प सम इन्वेस्टमेंट, वी मेक श्योर कि क्लियरली डिफाइंड हो कि क्या क्या पोर्शन कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ताकि मिनिमम डाउन साइड रहे, वरना लोग लम्प सम में आते हैं फिर 20% डाउन और फिसल जाते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों की सोच तभी बढ़ेगी जब वो क्रीज पे रह पाएंगे, और उसके लिए हम वी मेक श्योर कि हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट फंड है जिसमें लोग टिके रहना बहुत ज़रूरी है। फील्ड में रन ऑटोमेटिक बनता है, वैसे पैसा भी बनेगा पर टिके रहो, 7 10 15 साल के लिए विजन रखो और फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी आपने NRI क्लाइंट्स का बोला, कौन सी कंट्रीज़ में आपके क्लाइंट्स हैं अभी? सो वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम UAE, दुबई, शारजाह से है, ऑस्ट्रेलिया से है, जर्मनी से है, US से अभी नया ऑनबोर्ड हुआ। US का टेक कॉम्प्लाइंस KYC इज हेडेक, लिटरली हेडेक, पर फिर भी ही वॉज फाइन और हमने वो भी कर दिया। फिर साउथ अफ्रीका में टांजानिया है, और लीड्स बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, बातचीत अभी चल रही है बहुत लोगों से, तो वी वांट टू मेक श्योर कि सभी कॉन्टिनेंट पे हमारे क्लाइंट्स हैं। वंडरफुल यार, वंडरफुल। सो अभिषेक, आपको 3-4 साल हो गए एसेट प्लस के साथ में जुड़े हुए, थोड़ा बताएंगे हाउ एसेट प्लस हैज़ हेल्प्ड इन योर जर्नी? एब्सोल्युटली सर। सबसे पहले तो जब ऑनबोर्डिंग होती है किसी क्लाइंट की और क्लाइंट्स मुझे इन्फॉर्मेशन भेजते, 10 मिनट में ऑनबोर्डिंग हो जाती, वो कहाँ मिलेगा आज पूरे इंडिया में, राइट? तो क्लाइंट्स भी खुश हो जाते कि यार इतना जल्दी पेपर, और अब तक तो हम ये किया करते थे, इतने पेपर साइन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन, अभी 10 मिनट सब ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग, 5 मिनट में KYC प्रोसेस, तो इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है, राइट? और उसके अलावा अभी जो भी सपोर्ट हो, इतनी अच्छी पूरा सिस्टम बना के रखता है कि कुछ भी है, HUF ऑनबोर्डिंग है, NRI क्लाइंट ऑनबोर्डिंग है, तो सिर्फ टिकट रेज करो, जो हम पहले SNP में फॉलो किया करते थे ना, स्टैंडर्ड SOPs ऑल, इट्स ऑल सॉर्टेड हियर, सो इट्स परफेक्ट। आई मीन एनीबडी हु वुड विश टू गेट easiest processed for their investment clients and MFD business, this is a perfect thing, can go for anyone। और सपोर्ट IPs होल्ड करनी है उसका भी अच्छा सा सपोर्ट मिलता है, सो नो मैटर फ्रॉम वेर एवर यू आर इन इंडिया, बट इट्स द परफेक्ट टेक सेवी प्लेटफॉर्म एंड सपोर्ट स्टाफ यू कैन गेट हियर, सो इट्स फील लाइक फैमिली। अप्रिशिएट दैट यार, ग्रेट अभिषेक। आई थिंक मज़ा आ गया आपसे बात करके यार। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, अभी हमने बिजनेस की बात तो काफ़ी कर ली, अब थोड़ा सा हमने एक सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए, अब वो करते हैं। रेडी फॉर इट? रेडी। ऑल राइट। तो अभिषेक रेडी तो आपने बोल ही दिया था, चलिए अब रैपिड फायर करते हैं आपके साथ में। लेट्स गो। ऑल राइट। चाय या कॉफ़ी? चाय, गुजराती इलायची वाली चाय। फाफड़ा या जलेबी? फाफड़ा, वी लव इट, बट दोनों साथ में ही होने चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं मिक्स, वी कांट मिक्स। फेयर इनफ। स्पीक फर्स्ट और थिंक फर्स्ट? थिंक। अर्ली बर्ड और नाइट ऑल? अर्ली बर्ड। बट 12 बजे का फ़ोन उठाने में थोड़ी दिक्कत आती होगी। नहीं, मैं कॉर्पोरेट था ना, तो नाइट ऑल था, रात को रोज जाके नेटफ्लिक्स पे सीरीज लगा के देखता रहता था। जब से बिजनेस स्टार्ट किया, आई हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, और मेरी शिफ्ट कॉर्पोरेट में 3 to 12 थी, यहाँ पे तो आई हैव टू बी ऑफिस बाय 10, सो अर्ली बर्ड। नाइस। बुक्स और मूवीज? मूवीज। वर्क फ्रॉम बीच और वर्क फ्रॉम होम? माउंटेन्स पे ज़्यादा चक्कर आएंगे तो बीच इज़ बेटर, काम, पीसफुल। वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो सिंसियरिटी और वो आती है, वो ऑफिस से ही पॉसिबल है। अभी यदि आप टाइम मशीन में होते हैं मान लीजिए, तो कहाँ जाएंगे? फ्यूचर, पास्ट, और किस सिचुएशन में? आई वांट टू गो बैक टू 1986 जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, तब से जो मज़ा आता ना क्लाइंट एक्विजिशन का, बड़ा लोगों को समझाने का कि 20 CAGR रिटर्न अगले जो मिलने वाला है, आई कुड हैव सिटिंग ऑन 20,000 करोड़ AUM। फिनोमिनल यार, सही है। क्लाइंट्स के साथ में टेक्सटिंग ज़्यादा है, कॉलिंग ज़्यादा? टेक्सटिंग मेनली। हाँ, इंटरेस्टिंग। मेनली जो छोटी छोटी चीज़ों में इजीली टेक्सटिंग, हाँ, जहाँ पे कंसल्टेशन वगैरह उसके लिए कॉलिंग। व्हाट्सएप यदि डिसेबल हो गया तो क्या करेंगे? मान लीजिए एक दिन के लिए।
टेलीग्राम या कॉलिंग बैकअप है बहुत सारे. रोड ट्रिप या फ्लाइट? आई प्रीफर रोड ट्रिप. जो अंताक्षरी खेलने में मजा आता है ना रोड ट्रिप पे, वो फ्लाइट पे कभी नहीं है. हाँ, बट चेन्नई से अहमदाबाद बहुत दूर है. उसके लिए चल जाएगा कभी कभी चीज़ों के लिए फाइन है, अदरवाइज रोड ट्रिप विद फैमिली और फ्रेंड्स. राइट. वन वर्ड अबाउट एसेट प्लस. सुपीरियर टेक सेवी प्लेटफॉर्म एंड ग्रेट सपोर्ट. वन वर्ड. सपोर्ट सिस्टम बेसिकली. Okay. Great, Abhishek. This was great fun, and thank you very, very much for being on the show. And I wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much.